चलिए, मॉडर्न हिस्ट्री में आज हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे। देखिए, हम इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स के लेक्चर कवर कर रहे हैं। हम इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस में एंटर हो चुके हैं। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स में हमारा जो पहला लेक्चर था, उसमें हमने आपको ये समझाया कि किस तरह से ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल प्रिंसली स्टेट्स में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की मांग उठती रही। स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंसेस का एक बहुत स्ट्रॉन्ग रोल रहा वहाँ पर, जिन्होंने एक मास स्ट्रगल वहाँ पे शुरू किया और जो प्रिंस थे, जो रूलर्स थे, उन पर प्रेशर माउंट किया कि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट यहाँ पर स्थापित की जाए। हमने देखा किस तरह से फाइनली राजकोट और हैदराबाद की केस स्टडी से एक राजकोट जहाँ पर एक समय तक रूलर बेनेवलेंट है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को अपना रहा है, जनता का साथ है, और फिर हैदराबाद जहाँ पर ज़बरन शासन किए जाने की कोशिश की जा रही है और एक भाषा जैसे कि उर्दू बाकी भाषाओं पर थोपने का प्रयास वहाँ पर किया जा रहा था। हमने इन दोनों केस स्टडी से देखा कि प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन किस तरह से हुआ, नेशनल लीडरशिप का रोल क्या था, चाहे वो गांधी थे, चाहे वो नेहरू या फिर वल्लभ भाई पटेल थे। हमने देखा किस तरह से कांग्रेस ने अपना रोल प्ले किया, स्टेट कांग्रेस की प्लेटफॉर्म के माध्यम से और नेशनल कांग्रेस के प्लेटफॉर्म, स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंसेस का क्या रोल था हमने पढ़ा, और कम्युनिस्टों ने किस तरह से अपना रोल वहाँ पर प्ले किया। फिर हमने कल जो आपको प्रिंसली स्टेट का लेक्चर दिया, उसमें हमने पढ़ा कि कश्मीर का इंटीग्रेशन किस तरह से हुआ। वो बहुत ही एक स्पेशल केस स्टडी थी। हमने आपको कश्मीरियत का पूरा कंसेप्ट समझाते हुए, बैकग्राउंड से आते हुए आगे तक ले जाने का प्रयास किया, और इंटीग्रेशन पे ही हम नहीं रुके। हमने कश्मीर की पोस्ट इंटीग्रेशन पॉलिटिक्स आपको अच्छे से समझाई, उसके सारे फॉल आउट्स, जो भी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस निकल करके आए, नेशनल और स्टेट पॉलिटिक्स दोनों के कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट के बारे में बताया, और वहाँ पे सफ़र होता युवा भी हमने आपको बताया था, और किस तरह से सिचुएशन डेवलप हुई 1990s, 2000 और प्रेजेंट सिचुएशन तक हम आपको लेकर के आए। उसी में आज हम एक कदम और आगे चलेंगे। ये भी इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट ही है। कश्मीर का इंटीग्रेशन हो चुका था, हमने उसके बाद की कहानी भी बताई, लेकिन आज हम कश्मीर कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स की सिचुएशन में देखेंगे। आज हम देखेंगे कि आज के हालात में कश्मीर के दौर क्या थे, फिर हम एक और लेक्चर उस पर लेकर के आएंगे। तो इससे आपको क्या क्लैरिटी होती है। इतिहास का पर्पज़ ही ये है कि आप उसे कंटेम्प्रेरी सिचुएशन के साथ जोड़ करके समझें और पढ़ें। पीछे जो भी हो चुका, इतिहास में जो भी हुआ, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल फोर्सेस ने जो भी रोल प्ले किए, उसकी वजह से उस समय में जो आउटकम्स निकली, उनका आज कंटेम्प्रेरी टाइम में क्या रेलेवेंस है, वो किस तरह से आज बिहेव कर रही हैं, एग्जीक्यूट कर रही हैं, इनके साथ जोड़ करके इतिहास को देखा जाता है। और हमारे लेक्चर में आपको बहुत सारा कंटेंट पॉलिटी का भी मिलेगा आज के लेक्चर में, और यही खूबसूरती है तैयारी की, पढ़ाई की, सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट करके देखने की। हमारे हर लेक्चर में आपको हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, हर चीज़ का कॉन्टेक्स्ट मिलेगा। ज्योग्राफी कर रहे हैं तो उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी मिलेगा। सो इट इज़ ऑल अबाउट द इंटीग्रेशन। तो आज हम कश्मीर की डिलिमिटेशन एक्ट के माध्यम से कश्मीर की कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स को समझने का प्रयास करेंगे, जो बहुत बड़े पैमाने में प्रभावित है अपने इतिहास से। और ये केस स्टडीज़ के माध्यम से आपको क्लैरिटी होती है कि हिस्ट्री पढ़ने का एक्चुअल पर्पस क्या था। तो आज के लेक्चर के बाद सारी चीज़ें अनफोल्ड होती चली जाएंगी। आपको बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर है ये, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। किस तरह से उस एक पर्टिकुलर इंडियन यूनियन के अंदर एक स्टेट फॉल करता है जिसका एक स्पेशल स्टेटस है, और उस स्पेशल स्टेटस के तहत कैसे डिफरेंट स्टेक होल्डर्स उस स्टेट के, चाहे वो सोसाइटल या पॉलिटिकल, अपनी अपनी एस्पिरेशंस को वहाँ पर फुलफ़िल होते देखना चाहते हैं। कैसे सोशल डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, किस तरह से पॉलिटिकल होल्ड है वहाँ पर कुछ घरानों का, किस तरह से नेशनल पॉलिटिक्स का स्टेट पॉलिटिक्स में एक रोल, सारी चीज़ें आपको समझ आएंगी। और इसे इतिहास के परिदृश्य में ही देखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आज आपको वर्तमान में चीज़ें बेहतर समझ आएँ। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। तो आएँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है डिलिमिटेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ये हो रहा है या नहीं हो रहा है वो एक अलग बात है। र्यूमर हुआ कि ऐसा होने वाला है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से ये कहा गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी हम उस पर जाएंगे नहीं कि ये होने वाला है या नहीं।
हमें तो एक और तरीका मिल गया एक नई चीज़ समझने का, पढ़ने का। हम इसके वाया डिलिमिटेशन कमीशन को पढ़ेंगे, हम आर्टिकल 35A को पढ़ेंगे, हम आर्टिकल 370 को पढ़ेंगे, और ये सारी चीज़ें हम टेक्निकली स्ट्रक्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, फिर उसकी सोशियो पॉलिटिकल कल्चरल इम्प्लीकेशन के अकॉर्डिंग भी पढ़ेंगे। आपके MCQs भी सॉल्व होंगे, आपके रिटन क्वेश्चंस भी सॉल्व होंगे, और आपका माइंड भी नर्चर होगा कि आप किसी से डिबेट करें, और सबसे इम्पॉर्टेंट जिसके लिए पढ़ाई होती है, आप ऐसी पॉलिसी मेकिंग करें, लोगों में ऐसी जागरूकता पैदा करें जिससे लोगों में एकता का भाव पैदा हो, देश की इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी इंक्रीज़ हो और देश तरक्की की तरफ बढ़े। चलिए देखिए, डिलिमिटेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको कॉन्स्टिट्यूएंसी वर्ड समझा देता हूँ। देखिए, आप सभी जानते हैं कि हमारी जो कंट्री है इसने डेमोक्रेटिक कैरेक्टर को एक्सेप्ट किया। आज देश लोकतंत्र में चलता है। अब डेमोक्रेसी में जो कंट्री है इसने खुद को रन करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, और वो ऑर्गेनाइजेशन होती है गवर्नमेंट। उस ऑर्गेनाइजेशन को सेलेक्ट करने का जो तरीका है वो होते हैं चुनाव, यानी कि इलेक्शन। इलेक्शन फेयर एंड फ्री होने चाहिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की एस्पिरेशंस को रिजेंबल करें। उसे कंडक्ट कराने के लिए एक फेयर एंड फ्री ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। वो चुनाव कराता है, और चुनाव दो स्तर पे होते हैं। सबसे पहले तो आपके राज्यों के चुनाव भी होते हैं, जिसके तहत आप विधानसभा के लोगों को चुनते हैं, जिसे हम किसी भी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। और जिन्हें आप चुनते हैं उसे या तो आप विधायक कह दीजिए हिंदी में, क्योंकि वो विधायिका में जाके बैठेगा। विधायिका का यहाँ पे मतलब है जहाँ पे विधान बनते हैं। विधान का मतलब है लेजिस्लेशन, विधायिका का मतलब है लेजिस्लेचर, और विधायक का मतलब यहाँ पर है जो लेजिस्लेट करता है। इंग्लिश में आप उसे कह सकते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, MLA। ये स्टेट लेवल पे होता है। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं तो आप सेंट्रल लेवल पे आते हैं। यहाँ पे आपकी पार्लियामेंट होती है, जिसे संसद कहते हैं। इसके दो हाउसेज होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा के मेंबर आप सीधे इलेक्ट करते हैं, लेकिन राज्यसभा के मेंबर इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। आप विधानसभा के मेंबर्स को चुनते हैं, वो मेंबर्स फर्दर राज्यसभा के मेंबर्स को चुनने का काम करते हैं। लोकसभा के मेंबर्स के लिए आपने अभी अभी देश में वोटिंग की, आम चुनाव हुए 17वीं लोकसभा के लिए, और हमारे देश के 15वें प्रधानमंत्री चुने गए थे, और वो दोबारा से बनी है, मोदी गवर्नमेंट बनी है, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी दोबारा से प्रधानमंत्री बने हैं। अब ऐसे में आपने जब संसद के लिए वोट डाला तो आपने सांसद चुने, मेंबर पार्लियामेंट, लोकसभा के या राज्यसभा के संसद के मेंबर हैं वो। अब कुल मिलाकर के ये कैसे डिसाइड होगा कि कितने लोग जा रहे हैं संसद के अंदर इन द हाउस ऑफ द पीपल, यानी कि लोकसभा में, लोअर हाउस में, और कितने लोग जा रहे हैं स्टेट्स के अंदर विधानसभा में, लेजिस्लेटिव असेंबली में। उसके लिए हमारी कंट्री में पॉपुलेशन के बेसिस पे सीट्स डिसाइड की जाती हैं कि लोकसभा के लिए कितनी सीट्स होंगी, राज्यसभा के लिए कितनी सीट्स होंगी, और फिर विधानसभा। और कुछ स्टेट ऐसे भी हैं, टोटल 6 स्टेट हैं, जिनमें अपर हाउस भी है, जिसे विधान परिषद कहते हैं। उसका विधान परिषद का और राज्यसभा का चर्चा नहीं चल रहा। मुद्दे की बात यहाँ पर यह आती है कि जनसंख्या के आधार पर आप ये तय करते हैं कि केंद्र में यदि संसद की बात हो रही है तो लोकसभा में, और राज्य में यदि विधानसभा की बात हो रही है तो इन दोनों में जनसंख्या के आधार पर सीट्स मिलती हैं प्रत्येक राज्य को। स्टेट्स हैं हमारी कंट्री में 29 स्टेट्स हैं, और यूनियन टेरिटरीज़ हैं 7, जिनमें से 2 यूनियन टेरिटरीज़, उनमें से जैसे चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ से भी एक MP चुने जाते हैं। दिल्ली की बात अगर हम करें तो दिल्ली में से 7 MP चुने जाते हैं। तो कुल मिलाकर के प्रत्येक जो स्टेट रहता है उस स्टेट को उसकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग शेयर मिलता है कि वो कितने मेंबर लोकसभा में इलेक्ट करके भेजे। ये शेयर कैसे मिलता है? देखिए, पर 10 लाख पर आपको एक मेंबर इलेक्ट करने की प्रोविज़न होता है, और पर 10 लाख के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आज की डेट में तो पंजाब की पॉपुलेशन बहुत है, समवेयर अराउंड 2 करोड़ 80 लाख के अराउंड, लेकिन MP 28 होने चाहिए थे। MP आपके सिर्फ 13 है। लोकसभा में आप
टोटल 13 MP कंट्रीब्यूट करते हैं। इसका रीज़न ये है कि 1971 का जो सेंसस हुआ करता था, उस 1971 के सेंसस के बेसिस पर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में पास जो हुआ था, उसके बेसिस पर उस 1971 के सेंसस के बेसिस पर जो उस समय की देश की पॉपुलेशन थी, हर 10 साल पे सेंसस कराया जाता है, जिसे हम कहते हैं जनगणना। उसके आधार पर देश की जनसंख्या कितनी है ये पता लगाया जाता है। और 1971 के सेंसस के बेसिस पर ही 1976 में कॉन्स्टिट्यूशन में एक बदलाव किया गया, और कॉन्स्टिट्यूशन में जो बदलाव किया जाता है वो अमेंडमेंट के थ्रू होता है। तो 1976 का वो अमेंडमेंट एक्ट जो अपनी सीरीज़ में 42nd था आज़ादी के बाद से अब तक, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 ये कहता था कि 1971 की पॉपुलेशन के बेसिस के लेवल पर ही सीट्स फ्रीज कर दी जाएंगी। कब तक के लिए? 2001 तक के लिए सीट्स फ्रीज हो चुकी थी। और उस समय अगर आप पंजाब की पॉपुलेशन देखें तो उस समय पंजाब की पॉपुलेशन समवेयर अबाउट 1,30,00,000 के अराउंड थी। इसी की वजह से 13 सीट्स पर 10 लाख पे एक सीट आपको एलोकेटेड है। तो आज पंजाब के पास 13 सीट्स 1971 के सेंसस के लेवल पे अवेलेबल हैं, जो प्रेजेंट सेंसस 2011 का हुआ है उसके बेसिस पे नहीं है, क्योंकि सीट्स फ्रीज कर दी गई थी। और इसी तरह से विधानसभाओं की असेंबलीज़ में भी सीट्स एलोकेटेड हैं, लोकसभा की भी असेंबली में सीट एलोकेटेड हैं। और उस समय की देश की जो पॉपुलेशन रही होगी, मान लीजिए कि लोकसभा के अंदर टोटल 545 सीट्स हैं, 543 सीट्स आप इलेक्ट होकर के आते हैं और 2 एंग्लो इंडियन आप नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, 2 एंग्लो इंडियन आप नॉमिनेट करते हैं, ये प्रोविज़न चलता है। अब ऐसे में अगर हम देखें तो उस समय देश की पॉपुलेशन भी उसी अकॉर्डिंग 1971 के लेवल पर देखें हम तो लगभग 55-56 करोड़ के अराउंड ही रही होगी। इसके बेसिस पर फिर वहाँ पर सीट्स रिजर्व कर दी गई। अब मुद्दा कहाँ पर उठा? एक होता है कि कितने मेंबर चुन करके एक स्टेट से आएंगे लोकसभा के अंदर या उस पर्टिकुलर स्टेट की विधानसभा के अंदर। ये तो आपने 1971 के सेंसस के लेवल पे फ्रीज कर दिया। ये क्यों किया गया था? उसका कारण ये था कि क्योंकि आपने कितने मेंबर एलोकेट होंगे ये आपने तय किया है इस बात पर कि पॉपुलेशन कितनी है। इसके बेसिस पर जो साउदर्न स्टेट्स थे उन्होंने बहुत ही अच्छे पॉपुलेशन मेजर्स किए थे उन दिनों में। इसकी वजह से उनकी पॉपुलेशन काफ़ी अच्छे से कंट्रोल हो रही थी। और अगर पॉपुलेशन ही आधार है कि कितने मेंबर चुन करके आएंगे, तो इसके बेसिस पर जो पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स कर रही थी स्टेट्स, उनको लॉस हो जाता, क्योंकि फिर एक अच्छे कॉज के बावजूद भी उनके कम मेंबर्स चुन करके आते लोकसभा में। उसका रीज़न ये होता कि उनकी पॉपुलेशन कम हो जाती। तो पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स अच्छे से बने रहें और सभी स्टेट्स को एक इक्विटेबल शेयर मिल सके लोकसभा के अंदर, इसके लिए फिर सीट्स को फ्रीज़ किया गया था, ताकि बाकी स्टेट्स भी मोटिवेट हों। ये ना हो कि अपनी सीट्स बढ़ाने के लिए वो जनसंख्या बढ़ाते रहें। ये एक इम्पॉर्टेंट रीज़न था। तो जनसंख्या को नियमित करना एक आधार माना गया था उस समय में। ये एक चीज़ थी। एक दूसरी चीज़ है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूएंसीज से हमने मेंबर तो इलेक्ट कराए, ये तो तय हुआ। अब सवाल ये आता है कि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइड कैसे होती है। हमने ये देख लिया है कि कितने मेंबर इलेक्ट होकर के आएंगे किसी पर्टिकुलर एक एरिया से, तो वो डिपेंड करेगा कि पॉपुलेशन कितनी है। ये तय हो गया, पॉपुलेशन के बेसिस पे मेंबर इलेक्ट होकर के आ गए, ये एक बात। लेकिन अब मुद्दे की बात यह है कि वो जो पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर आपने कवर किया है। वो जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसकी आप एक डीमार्केशन करेंगे, डीमार्केशन करेंगे ना भाई। वो डीमार्केशन जो है, इट इज़ अ काइंड ऑफ डीलिमिटेशन, मतलब परिसीमन करना, सीमा बनाना। अब ये डीलिमिटेशन किस बेसिस पर होगी और ये डीलिमिटेशन कौन करेगा और इसके प्रोविज़न क्या हैं, हमें ये समझना है। सपोज़ कीजिए ये कमरा है और इस कमरे में से पहले तो ये तय हुआ कि पूरे के पूरे इस कमरे में से ही टोटल उस बाहर के बड़े कमरे में जहाँ पे बैठ के रूल बनाने हैं, यानी कि पार्लियामेंट में,
वहाँ पे इन कमरे में बैठे हुए लोगों में से कितने लोग इलेक्ट होके आएंगे। तो ओवरऑल इस कमरे की पॉपुलेशन देख करके उसके बेसिस पे ये बताया कि ये कमरा इतने मेंबर उस लॉ मेकिंग कमरे को कंट्रीब्यूट करेगा। ये पहली बात। लेकिन इस कमरे में भी तो अलग अलग हिस्से हैं, थोड़े से पहाड़ी इलाके हैं, थोड़े मैदानी इलाके हैं, थोड़े इलाके वो हैं जहाँ पर शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन ज़्यादा है, कुछ ऐसे हैं जिन पे शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन ज़्यादा है, कुछ ऐसे हैं जहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा है, कहीं पे मुस्लिम ज़्यादा है, कहीं पे सिख, ईसाई, पारसी, बुद्ध, जैन पॉपुलेशन है। एरियाज़ होते हैं जिन्हें हम डिस्ट्रिक्ट्स, तो एक स्टेट भी तो डिस्ट्रिक्ट्स में बदला होता है, और वो जो डिस्ट्रिक्ट है वो एक तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है। उसके एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होने की वजह से उसके अंदर सब तहसील आती है, सब डिस्ट्रिक्ट आता है, तहसील आती है, ब्लॉक्स आते हैं, और उन्हीं के बेसिस पर फिर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कंक्लूड होता है, रेवेन्यू वर्क कंक्लूड होता है, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ होती हैं। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके बेसिस पर एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ड्रॉ किया जाता है, और इसी के बेसिस पर एक स्टेट भी ड्रॉ किया जाता है। तो स्टेट जब ही रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत बनाया गया था, भाषा तो एक आधार थी ही, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी को, हर चीज़ को ध्यान में रखा गया था। इसी तरह से एक स्टेट के अंदर भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, पॉपुलेशन डिवाइडेड होती हैं, उसके कई तरह के अलग सोशल, कल्चरल, जोग्राफिकल रीजन्स होते हैं। तो अब ये तय करना कि इस पर्टिकुलर स्टेट को तो इतनी सीट्स, हमने इतने मेंबर कंट्रीब्यूट करने को कह दिया है, लेकिन इस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर वो जो मेंबर हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, उसके लिए हमें इस पर्टिकुलर स्टेट की कॉन्स्टिट्यूएंसीज ड्रॉ करनी होंगी। तो वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज ड्रॉ करना एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। इसे हम कहते हैं डीलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी। और ये डीलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन करता है? ये डीलिमिटेशन कमीशन करता है। कौन करता है? डीलिमिटेशन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है अब आपके लिए ये जानना, ये कैसे काम करता है। ये डीलिमिटेशन कमीशन कैसे बनता है? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये प्रोविज़न रखा गया है कि हर सेंसस के बाद यानी कि हर 10 ईयर पे, क्योंकि सेंसस ही 10 ईयर पे होता है, तो फिर हर सेंसस के बाद ही करना होगा ना। तो हर सेंसस के बाद आपको डीलिमिटेशन एक्ट कंक्लूड करना है, यानी कि पार्लियामेंट को ये कमांड है कि हर सेंसस के बाद और आफ्टर एवरी 10 ईयर आपको डीलिमिटेशन एक्ट पास करना है, उस सेंसस की बताई हुई पॉपुलेशन फिगर को ध्यान में रख करके। वो डीलिमिटेशन एक्ट के अंदर जो डीलिमिटेशन कमीशन बनेगा वो काम करेगा ना, इसलिए हर सेंसस के बाद पार्लियामेंट को डीलिमिटेशन एक्ट पास करना होता है। तो डीलिमिटेशन कमीशन का जन्म कैसे होता है? डीलिमिटेशन एक्ट पास होता है, ये जो डीलिमिटेशन एक्ट होता है, इस डीलिमिटेशन एक्ट के द्वारा जो पावर दी जाती है, उस पावर के तहत राष्ट्रपति को ये ताकत होती है कि वो डीलिमिटेशन काउंसिल और डीलिमिटेशन कमीशन का गठन कर सकता है। तो डीलिमिटेशन कमीशन, डीलिमिटेशन एक्ट बनाएगा पार्लियामेंट, और डीलिमिटेशन एक्ट के तहत फिर आगे जो एग्जीक्यूटिव है वो क्या बनाएगी? डीलिमिटेशन कमीशन। अब हमारे सामने डीलिमिटेशन कमीशन का जन्म हो गया। ये डीलिमिटेशन कमीशन जो बनेगा, इसमें कौन काम करेगा, कौन मेंबर होंगे? तो इसके मेंबर्स को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो इसमें चेयरमैन होगा, चेयरमैन होना इसमें ज़रूरी है। ये चेयरमैन कौन होगा? ये या तो कोई सर्विंग या फिर कोई रिटायर्ड जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है? सर्विंग या रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सर्विंग और रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। क्लियर है? ये चेयरमैन होंगे, तो एक ही चेयरमैन होता है। उसके बाद आएंगे 2 एक्स ऑफिशियो मेंबर। चेयरमैन के साथ और कौन आएंगे? 2 एक्स ऑफिशियो मेंबर। तो मैं यहां से डिलीट करूं, यहां पे लिख दूंगा एक्स ऑफिशियो मेंबर। ये एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन होंगे? और ये होने जरूरी हैं, मतलब ये होने ही होने हैं, दे आर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। तो ये कौन होंगे? एक तो जो इलेक्शन कमीशन होगा उस समय का,
उस इलेक्शन कमीशन के या तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, टोटल 3 होते हैं। तो या चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं डिलिमिटेशन कमीशन के। इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये एक एक्स ऑफिशियो मेंबर हुए। दूसरे एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन हुए? हमने स्टेट्स को हमने स्टेट्स की बाउंड्रीज डिमार्केट करनी है ना, तो स्टेट का भी इलेक्शन कमीशन होता है ना। इसकी वजह से स्टेट का भी जो इलेक्शन कमिश्नर है वो भी एक एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है, क्योंकि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर भी इंडक्टेड होना ज़रूरी है ना, तभी आप बाउंड्रीज डिमार्केट कर रहे हैं तो वो रेलेवेंट होगी, इन्फॉर्मेशन करेक्ट होगी और प्रोसीजर असिमिलेटरी होगा। ओके, तो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर भी एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है। अब हम देख सकते हैं कि चेयरमैन हो गए, ये जज हो गए या सर्विंग या रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के, हमने देखा एक्स ऑफिशियो मेंबर हो गए, या तो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर या ये इलेक्शन कमिश्नर हो गए, उस समय का जो भी इलेक्शन कमीशन होगा। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर भी इसमें इंडक्ट होगा एक सेकंड एक्स ऑफिशियो मेंबर के तौर पे। इसके अलावा 10 मेंबर होंगे, अब ध्यान से देखिए, इसको चेयरमैन को चुनने का अधिकार तो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिला, चेयरमैन को चुना सेंट्रल गवर्नमेंट ने। एक्स ऑफिशियो मेंबर तो एक्स ऑफिशियो मेंबर ही हैं, उनको चुनने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब जो 10 मेंबर हैं वो कौन होंगे? 10 मेंबर इस तरह से होंगे कि जिस भी किसी स्टेट की डिमार्केशन आप कर रहे हैं उस समय में वो स्टेट जो लोकसभा को मेंबर कंट्रीब्यूट कर रहा है, उन मेंबर में से 5 मेंबर होंगे। ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात, वो स्टेट के जो 5 मेंबर, वो स्टेट के जितने भी मेंबर वहाँ की विधानसभा में हैं उसमें से 5 मेंबर होंगे। तो 5 मेंबर विधानसभा के यानी कि 5 एमएलए और 5 मेंबर वहाँ से जो लोकसभा को कंट्रीब्यूट हो रहे हैं उस स्टेट स्पेसिफिक। ऐसा नहीं कि किसी दूसरे स्टेट डिमार्केशन उस स्टेट की कर रहे हो और उठा के ले आए किसी दूसरे स्टेट के एमपी, उसी स्टेट के एमपीज़ में से 5 एमपी उठाने हैं और उसी स्टेट के एमएलएज़ में से 5 एमएलए उठाने हैं। उसी स्टेट के 5 एमपी उठाने का डिसीजन लोकसभा के स्पीकर लेंगे। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास राइट नहीं है और ये राष्ट्रपति का अधिकार नहीं है। इसका डिसीजन लोकसभा के स्पीकर लेंगी जो भी हैं। और जो विधानसभा से उस पर्टिकुलर स्टेट से जो 5 एमएलए कंट्रीब्यूट होंगे उसका डिसीजन वहाँ की विधानसभा के स्पीकर लेंगे। तो यानी कि जो 10 मेंबर हैं वो मोस्टली आधे एमपी और आधे एमएलए होते हैं। एमपी जो वो स्टेट कंट्रीब्यूट कर रहा है लोकसभा को, एमएलए जो वहाँ की विधानसभा के मेंबर हैं। एमपी चुनने का काम स्पीकर ऑफ द लोकसभा, एमएलए चुनने का काम स्पीकर ऑफ द विधानसभा। ये आपको क्लियर हो गया? अब इसमें कोई डाउट तो नहीं? तो बस यही इम्पोर्टेंट है। 10 मेंबर्स होते हैं, 5 एमपी, 5 एमएलए, इन्हें चुनेंगे स्पीकर लोकसभा और इन्हें चुनेंगे स्पीकर विधानसभा। ये क्लियर है? तो आप देखिए हमें ऑर्गेनाइजेशन क्लियर हो गई। एक चेयरमैन है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आते हैं, 10 मेंबर हैं जिनमें से 5 एमपी, 5 एमएलए ये लोकसभा के स्पीकर और विधानसभा के स्पीकर द्वारा आते हैं, और 2 एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं, एक इलेक्शन कमीशन सेंटर के और एक स्टेट के इलेक्शन कमीशन। तो कुल मिलाकर के इट इज़ अ वेरी असिमिलेटिंग बॉडी, काफ़ी चीज़ें असिमिलेट होकर चल रहा है, आप देख सकते हैं। अब देखते हैं कि इनकी पावर क्या है। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत ही हाई पावर्ड ग्रुप है। इट इज़ अ वेरी हाई पावर्ड ग्रुप। मतलब इस बात का क्या है कि इनके द्वारा जो भी डीलिमिटेशन की जाएगी, वो डीलिमिटेशन की जो रिपोर्ट तैयार की जाएगी, वो रिपोर्ट पार्लियामेंट में रखी जाएगी। कहाँ रखी जाएगी? पार्लियामेंट। और कहाँ रखी जाएगी? विधानसभा में। तो इनके द्वारा लाई गई डीलिमिटेशन की रिपोर्ट लोकसभा में और विधानसभा में, क्योंकि वो स्टेट भी इंक्लूड करना है और लोकसभा भी इंक्लूड करना है।
क्योंकि चुनाव लोकसभा के हैं मान लो, और कंट्रीब्यूशन तो स्टेट से ही आता है, तो इनके द्वारा दी गई रिपोर्ट लोकसभा एंड विधानसभा में टेबल होती है। लेकिन आपको ऑलवेज एक बात याद रखनी है, लोकसभा और विधानसभा उस पर चर्चा कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कोई नहीं कर सकते, रिपोर्ट फाइनल होती है। लोकसभा और विधानसभा उस पर मॉडिफिकेशंस नहीं कर सकते, ओके, उसे अल्टर नहीं कर सकते, पहली बात। और दूसरी बात, डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट देश के किसी भी जुडिशरी बॉडी के सामने चैलेंज नहीं की जा सकती। यानी कि हमारी जुडिशरी डिबार है, वो इस पे कॉल नहीं ले सकती, ओके। ये बातें दोनों क्लियर? ना तो आप इसे कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं और ना ही आप इसे कहाँ चैलेंज कर सकते हैं, लोकसभा और विधानसभा में। तो ये कोर्ट में भी चैलेंजेबल नहीं है और ये लोकसभा विधानसभा में भी चैलेंजेबल नहीं है। कब? जब एक बार रिपोर्ट तैयार हो गई तब। ख़त्म करने का एक तरीका है कि डीलिमिटेशन एक्ट या तो बनाइए ही नहीं, और अगर डीलिमिटेशन एक्ट लाए हैं तो फिर डीलिमिटेशन कमीशन फ्रीज कर सकते हैं, वो एक अलग पॉइंट है, अब उस पर आना है। इतना क्लियर हुआ? आपको इस ऑर्गेनाइजेशन की, बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन पता लगा, इसकी पावर पता लगी, इसका काम पता लगा। अब आप सवाल करिए कि ये किन ग्राउंड्स के बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज को ड्रॉ करता होगा, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी को ये स्कोप प्रोवाइड करता है, एक स्कोप, एक उम्मीद, एक ज़रिया प्रोवाइड करता है, और ये कॉन्स्टिट्यूएंसी को ड्रॉ रिड्रॉ करने का काम करता है। स्कोप वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वैसे नॉर्मली इंग्लिश में लिख दिया जाता है और लोग पढ़ लेते हैं। आप एक बात देखिए कि हमने देश में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हमें चलाने के लिए, हमें ऑर्गेनाइज करने के लिए, मैनेज करने के लिए, मैं नहीं कह सकता कि हमें चलाने के लिए, वो थी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एक चीज़ है, देश एक चीज़ है। देश ने खुद को बेहतर वे में ऑर्गेनाइज करने के लिए एक बॉडी बनाई है गवर्नमेंट। उसे सेलेक्ट करने का तरीका है इलेक्शन। इलेक्शन के लिए डालने पड़ेंगे वोट, और वोट डालने के लिए जो लोग हैं वो हैं इलेक्टोरेट्स। वो इलेक्टोरेट्स कितने लोगों को जिता करके भेज सकते हैं, उसके लिए हमें डिमार्केशंस ऑफ द बाउंड्रीज, कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनानी होंगी। तो अल्टीमेटली ये सारी प्रक्रिया तो हमने सोसाइटी के बेहतर वे में चलने के लिए, सोसाइटी के विकास के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए की ना। तो फिर कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो ड्रॉ एंड रीड्रॉइंग है, डिमार्केशन एंड डिलिमिटेशन है, वो नॉन डेवलपमेंट कैसे हो सकती है? तो कॉन्स्टिट्यूएंसी ड्रॉ करते समय जो डिलिमिटेशन कमीशन होता है उसके सामने ध्यान ये होता है कि बहुत ही फेयर एंड इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन आए हर वोटर का, पहला, और सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी डिलिमिटेशन इंटीग्रेटेड हो डेवलपमेंटल प्रोसेस के साथ, यानी कि डेवलपमेंट होना चाहिए। इसकी वजह से किन बातों का ध्यान रखा जाता है? सबसे पहले इसकी वजह से पॉपुलेशन का ध्यान रखा जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, पॉपुलेशन के साथ साथ दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसकी वजह से ध्यान ये रखा जाता है कि जोग्राफिकल टेरेन, जोग्राफिकल लोकेशन कैसी है, मैं समझाऊंगा इसका मीनिंग भी। तीसरा, इसकी वजह से ध्यान रखा जाता है कि कम्युनिकेशन कैसा है उस पर्टिकुलर एरिया में, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि लोगों की कन्वीनियंस पे फोकस किया जाता है। तो कम्युनिकेशन है, कन्वीनियंस है, पॉपुलेशन है, जोग्राफिकल टेरेन है, इन बातों को ध्यान में रख कर के कॉन्स्टिट्यूएंसी ड्रॉ होती है। क्यों ऐसा करता है ये? देखो, सबसे पहले मैक्सिमम कोशिश ये की जाती है कि कोई भी एक स्टेट में, हम पंजाब का उदाहरण लेते हैं, 1,30,00,000 पॉपुलेशन थी मान लो 1971 में, और उसके बेसिस पर आप बनाना चाहते हैं पंजाब की डीलिमिटेशंस, कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाना चाहते हैं। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि ऐसा किया जाएगा। सबसे पहले ध्यान इस बात का रखा जाएगा कि आप एक लकड़ी का खांचा बना लीजिए 13 डब्बों का, तो पंजाब पे वो रखा जाएगा, और उस खांचे को हिला हिला करके पहले आप मैनेज करेंगे कि उसमें हर डब्बे में 10-10 लाख लोग आ जाए। समझ आए? जैसे मसाले का डब्बा होता है, उसमें कितने सारे मसाले डाले होते हैं, तो उसको पहले सेट करके उसमें सभी डब्बों में 10-10 लाख लोग लाएंगे। तो पहला पॉपुलेशन कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये इतना रिगरस ऐसे नहीं होगा, यही पॉइंट नहीं होगा। हमें एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी ऑलवेज ध्यान में रखनी है। पहला पॉपुलेशन, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी।
मतलब हमें ऑलवेज ये ट्राई करना है डिलिमिटेशन कमीशन को कि जो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है, जो एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट ओवरलैपिंग ना हो जाए, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट का अपना एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, उसकी अपने अकॉर्डिंग सब डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तहसील्स हैं, ब्लॉक्स हैं, विलेजेस हैं, उसी के अकॉर्डिंग रेवेन्यू डिपार्टमेंट वर्क करता है, उसी के अकॉर्डिंग सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट काम करते हैं। अब अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉपुलेशन के बेसिस पे सिंपली ओवरलैप कर देंगे तो फिर एक डिस्ट्रिक्ट और दो डिस्ट्रिक्ट दूसरे डिस्ट्रिक्ट का थोड़ा हिस्सा मिलेगा। इसकी वजह से एक प्रॉब्लम ये फेस हो सकती है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी दो डिस्ट्रिक्ट्स में बट रही है, इसकी वजह से इनका रेवेन्यू वर्क अलग चल रहा है, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स अलग हैं, वहाँ पे जो लोग हैं रेवेन्यू वर्क अलग है, डेवलपमेंटल अलग, प्रोजेक्ट अलग हैं। तो एमपी प्रॉपर रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा अपने लोगों को, और एमपी उनके लिए विकास के मेंबर पार्लियामेंट उनके लिए विकास के कार्य नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट सब अलग चल रहा है उस डिस्ट्रिक्ट का, और यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बिल्कुल अलग चल रहा है। इसके बीच में फिर ओवरलैपिंग होती है। तो कोशिश ऑलवेज ये रहती है, और हमेशा ये प्रोविज़न भी रखा गया है कि डिस्ट्रिक्ट से बियॉन्ड ना जाए, कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड डिस्ट्रिक्ट ओवरलैप हो जाए, ये कोशिश होती है। तो पॉपुलेशन एक फैक्टर था और एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी एक बात थी, जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी से लेकर के पंचायतों तक सबको ध्यान में रख के बनाया कि डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, तहसील, ब्लॉक एंड पंचायत ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए, पहला। दूसरा, एक ज्योग्राफिकली कॉम्पैक्ट रीजन होना चाहिए, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा सपोज करिए आपकी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी ड्रॉ किया, ओके, और ये कॉन्स्टिट्यूएंसी ड्रॉ किया, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर ये रीजन, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी ए थी, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी बी थी, लेकिन इस बी कॉन्स्टिट्यूएंसी का थोड़ा सा रीजन यहाँ भी आ गया, तो ये तो एक एनक्लेव बन गया, एक आइलैंड हो गया जो कॉन्स्टिट्यूएंसी ए के अंदर फंस के रह गया। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, कॉन्स्टिट्यूएंसी बी क्लियरली डिमार्केटेड हो और कॉन्स्टिट्यूएंसी ए क्लियरली डिमार्केटेड हो, तो कोई आइलैंड या कोई एनक्लेव ना क्रिएट हो जाए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इसी की वजह से एक ज्योग्राफिकल कॉम्पैक्ट लैंड को चुना जाता है, ये पहली बात। तो कॉन्टिग्यूटी का ध्यान रखा जाता है, कॉन्टिग्यूअस जोन होना ऐसा ज़रूरी है, माना गया है। और उस कॉन्टिग्यूटी में इस बात का ध्यान बहुत रखना है, जहाँ पे फिर मैंने बात टेरेन की कर दी थी ज्योग्राफिकल, जहाँ पे मैं एक तरफ ज्योग्राफिकली कॉम्पैक्ट लैंड मास की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर अब फिर बात इस बात की भी करता हूँ कि ज्योग्राफिकल टेरेन क्यों इंपॉर्टेंट है, कि वैली, हिल्स, फॉरेस्ट रेंजेस एंड कोई एनी बफर जोन ऑफ फॉरेस्ट और एनी वेटलैंड, तो ये उस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया को डायसेक्ट कर रहा है ना। कोई आपने कोई रीजन देखा और उसको हिल बीच में से गुजर रही है, कोई रिवर गुजर रही है, कोई फॉरेस्ट स्ट्रिप वहाँ से गुजर रही है, कोई मार्श लैंड, स्वैम्प लैंड वहाँ से गुजर रहा है, तो भी तो वो उस कॉन्टिग्यूटी को ब्रेक कर रहा है। तो फिर आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को उस रिवर के उस तरफ, उस फॉरेस्ट लैंड के उस तरफ, उस मार्श लैंड के उस हिल रेंज के उस तरफ ही मैनेज करने की कोशिश करेंगे, उसको इसके इधर एक्सटेंड कराने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी लोगों को ही कम्युनिकेशन और इनकन्वीनियंस करे, कम्युनिकेशन में हार्म करेगा और उनके लिए इनकन्वीनियंस क्रिएट करेगा। तो इधर वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी को आप नदी के, जंगल के, हिल के, मार्श लैंड के इधर ही एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे। तो ये नेचुरल फीचर्स और टेरेन, ये भी आधार बनते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी के काटने का, ओके। और अगला कारण है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंसी आपने काट दिया, ऐसा बना दिया आपने कॉन्स्टिट्यूएंसी जहाँ पे कोई कम्युनिकेशन का ज़रिया ही नहीं है, तो भी तो वो कॉन्स्टिट्यूएंसी का कोई लॉजिक नहीं है। और अगला है कन्वीनियंस, लोगों का कन्वीनियंस, यानी कि कन्वीनियंस फॉर द गवर्नमेंट सर्विसेज, कन्वीनियंस फॉर द मोबिलिटी, कन्वीनियंस फॉर द वोटिंग, तो ये कन्वीनियंस ध्यान में रखना है। तो पॉपुलेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, जोग्राफिकल लोकेशन एंड जोग्राफिकल टेरेन है, कम्युनिकेशन एंड कन्वीनियंस, इन बातों को ध्यान में रख करके डिलिमिटेशन होता है। डिलिमिटेशन इतना ईजी नहीं है, इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज, तभी मेंबर पार्लियामेंट, मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबलीज और एक्स ऑफिशियो मेंबर के तौर पर इलेक्शन कमिश्नर एंड स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, ये सब आपने इसीलिए लिए हैं क्योंकि आप जानते हैं कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ओके। इस तरह से डीमार्केशन और डिलिमिटेशन जो मैं कह रहा हूँ वो किया जाता है। अच्छा, ये डिलिमिटेशन किस किस तरह के पर्पस सर्व करता है? ये डिलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूएंसी का इक्विटेबल इसलिए माना जाता है कि जैसे सपोज कीजिए एक लाइन आएगी कि जितना भी डिलिमिटेशन करने का बेसिस आधार इस बात को रखना है कि उस पूरे स्टेट में आपने बाउंड्रीज
इस तरह से डिलिमिटेट किए हैं जिसके मुताबिक नंबर ऑफ एलोकेटेड सीट एंड द पॉपुलेशन ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो रेशियो है, नंबर ऑफ एलोकेटेड सीट एंड द पॉपुलेशन ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो रेशियो है वो थ्रू आउट द स्टेट सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी का सेम आ रहा है। ठीक है, सपोज कीजिए कि ये एक पूरा का पूरा पंजाब स्टेट है, इसमें सपोज करते हैं इजी करने के लिए कि टोटल 10 डिवाइड करना है, तो हम डिवाइड करते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो गया। ठीक है, अब ऐसे में ये कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसे बनाया जाता है जिसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि नंबर ऑफ एलोकेटेड सीट एंड द पॉपुलेशन ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी, उनको अगर डिवाइड करें तो जो रेशियो है वो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का रेशियो फिर मैच होना चाहिए। मतलब नंबर ऑफ एलोकेटेड सीट 1 है और पॉपुलेशन कितना है 10 लाख, तो इसका रेशियो क्या आएगा 1/10, 1/10 लाख। इधर भी रेशियो कितना आना चाहिए 1/10 लाख, इधर भी रेशियो कितना आना चाहिए 1/10 लाख। तो ये सारा सबका रेशियो आप देखेंगे कि मैनेज करेगा, पूरी तरह से मैच होगा, फिर जा कर के वो कॉन्स्टिट्यूएंसी बनेगी। आई बात समझ में? ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ओके, ऐसा भी नहीं हो सकता था। अब हमने रेशियो वाला ही फॉर्मूला क्यों लेकर के चल रहे हैं, अगर हम ध्यान से देखें तो व्हाट डू यू मीन बाय द रेशियो वाला फॉर्मूला। अब रेशियो वाला फॉर्मूला हम इसलिए लेकर के चल रहे हैं क्योंकि इसी को हमें फिर कंट्री लेवल पे मैच करना है, इसी को हम कंट्री लेवल पे मैच करेंगे। कंट्री लेवल पे टोटल एमपी कितने हैं, टोटल एमपी, और उन एमपी को टोटल पॉपुलेशन से जब डिवाइड करेंगे तो उसका रेशियो और इनका रेशियो मैच होगा, तभी तो रेशियो मैच होगा ना, दैट्स इट। तो रेशियो को मैच करके चलना है। ओके, एक कंडीशन ये फॉलो होना, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन, वो जो पहले हमने समझा वो सब कंसिडरेशंस, ये मेन कंडीशंस। और कंडीशन में दूसरी कंडीशन क्या है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब का रिप्रेजेंटेशन। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब रिप्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो पहले जब भी 2001 का सेंसस नहीं कंसिडर किया गया था, उसके पहले पूरा कंट्री वाइड शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन में डिफरेंस था। उसके बाद शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन बढ़ा और उसके अकॉर्डिंग फिर सीट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द पर्पज़ ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब भी डिलिमिटेशन कमीशन ने बढ़ाया कि इनको एक्स्ट्रा सीट कैसे एलोकेट करना है। अगर आप एट प्रेजेंट देखें तो 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो फ्रीज किया हुआ है तो 16.2% शेड्यूल कास्ट एंड 8.2% शेड्यूल ट्राइब। 16.2% शेड्यूल कास्ट है टोटल पॉपुलेशन का हमारी कंट्री में, और 8.2% शेड्यूल ट्राइब है। तो हमें पूरी कंट्री पॉपुलेशन का कितना शेयर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में ये पता लग गया, पूरी कंट्री की पॉपुलेशन का कितना शेयर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब में पता लगा। इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो पूरी कंट्री की पॉपुलेशन के बेसिस पे लोकसभा में सीट कितना है ये पता लगा है। तो फिर 16.2% अगर शेड्यूल कास्ट है टोटल पॉपुलेशन का, 8.2% अगर शेड्यूल ट्राइब है टोटल पॉपुलेशन का, और टोटल पॉपुलेशन के बेसिस पे लोकसभा की टोटल सीट है, तो फिर टोटल सीट का भी 16.2% जाना चाहिए शेड्यूल कास्ट को और 8.2% जाना चाहिए शेड्यूल ट्राइब को। तो बस ऐसे ही जाता है। ऐसे ही एक स्टेट में से जो टोटल सीट कंट्रीब्यूट हो रहा है लोकसभा को, उसमें उस स्टेट का टोटल पॉपुलेशन देखिए और उस स्टेट में फिर शेड्यूल कास्ट का और शेड्यूल ट्राइब का टोटल पॉपुलेशन देखिए। तो जो उस स्टेट का टोटल पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग वो स्टेट सीट कंट्रीब्यूट कर रहा है लोकसभा को, उसमें से फिर उस स्टेट का जो टोटल शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग जितना वो स्टेट टोटल सीट कंट्रीब्यूट कर रहा है उसमें से फिर उस स्टेट की जो शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग उतना सीट का शेयर उस स्टेट के शेयर में से शेड्यूल कास्ट को देना होगा ना, वो कंट्रीब्यूट करेगा ना। तो उसके अकॉर्डिंग फिर उस एक पर्टिकुलर स्टेट से कितना शेड्यूल कास्ट सीट कंट्रीब्यूट होगा लोकसभा में, ये डिसाइड होता है ये किस बेसिस पे कि उस स्टेट की पॉपुलेशन पे शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन कितना है। ठीक है, उतना उसका हिस्सा जितनी टोटल सीट वो स्टेट कंट्रीब्यूट कर रहा है उसमें से फिर उतना सीट शेड्यूल कास्ट के नाम पे चला जाता है। अब कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में शेड्यूल कास्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व होगा बताओ, ये कैसे तय करना है। पहला फॉर्मूला तो ये हुआ कि एक स्टेट में से शेड्यूल कास्ट का सीट ही कितना आएगा। टोटल 13 सीट पंजाब का है, उसमें से टोटल शेड्यूल कास्ट की सीटें कितनी आएंगी, पंजाब के 13 में से 3, 4, 5, ये डिसाइड करने का तरीका हमने देख